अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़िया बलोच। सामीन, जब से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आए 21 अक्टूबर के बाद, उनकी जो दरमियानी वक़्फ़ा था, उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू की, उसका दरमियानी वक़्फ़ा बड़ा पुरअसरार था। वो अपने घर में रहे, बाहर नहीं निकले, उन पर तनकीद होती रही, उन पर बिलावल भुट्टो तनकीद करते रहे कि कैसा शेर है, जो घर में पड़ा हुआ है। और कोई उनकी एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि उनके जो बयानात भी नहीं आते थे। इस हवाले से वो कहते हैं कभी भी नून लीग जो है कभी तोला, कभी माशा, कभी आगे, कभी पीछे, मतलब मुख्तलिफ उनकी सूरत हाल थी। अच्छा, अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी, इस हवाले से बहुत सारी कियासाराइयाँ तो जारी थी कि शायद जो है मियाँ साहब की दाल नहीं गल रही और मियाँ साहब से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे या उनको नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर वो वादे भी पूरे कर दिए गए, उनको एक-एक केस उन पर ख़त्म कराया गया, उनको प्रोटोकॉल दिया गया, गैर एलानिया तौर पर ऐलान कर दिया गया कि वो आने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं। मतलब सब कुछ उनकी झोली में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आखिर मुतमईन नहीं थे। इस हवाले से बहरहाल कयास-आराइयाँ बहुत सारी जारी थी, लेकिन हमारे एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है और सुहेल वड़ाइच साहब बाखबर सहाफ़ी हैं, एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब हैं, लेकिन उनकी ख़ुसूसियत ये है कि वो मियाँ साहब की ज़ुबान को बड़े अच्छे अंदाज में पेश कर सकते हैं। उनके माफ़ी ज़मीर को, उनकी गुफ्तगू को, उनके माउथपीस के तौर पर बड़े अच्छे अंदाज में तर्जुमान के तौर पर बल्कि किसी हद तक कहना चाहिए, वो आगे देते हैं। और नंबर 1 वो ये उनके जो पैगामात होते हैं अपने अंदाज में वो एस्टेब्लिशमेंट तक भी पहुँचाते हैं, मखसूस हलकों तक भी और अवाम तक भी पहुँचाते रहते हैं। तो एक कॉलम जनाब उन्होंने रिसेंटली लिखा है और ये इतना अहम है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे वो नाज़रीन और जो हमारे साथ चल रहे हैं और हम इसको टोटल इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, सारी चीज़ों के छोटे-छोटे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस कॉलम का उन तक पहुँचना ज़रूरी है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जंग में ये जो कॉलम लिखा है उसमें क्या-क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू है। इससे खुद भी आप किसी हद तक क्लियर हो जाएँगे। अगरचे कहीं दरमियान में थोड़ी-सी डंडी मारी गई है, लेकिन बहरहाल ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है और ये जो हमाइयाँ उड़ी थी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की, उसकी वजूहात को भी बता रहा है। तो जनाब ये कॉलम मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ, बिल्कुल मिन-ओ-अन जो है ना, वो पेश कर देता हूँ। सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं, आइंदा इंतखाबात का जो नक्शा सामने आ रहा है वो बड़ा अजीबो-गरीब है। ऐसे लग रहा है कि हम दोबारा से 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की सूरत हाल की तरफ रवां-दवां हैं। अब तक जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक 1985 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1088 आज़ाद उम्मीदवार थे, जबकि 2024 के इंतखाबात में 3248 आज़ाद उम्मीदवार हैं। यानी 3 गुना हो गया। पहले 1088 1985 में वो गैर जमाती थे, लेकिन जमाती इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन 3248 आज़ाद उम्मीदवार सामने हैं। लगता है कि पार्टियां पीछे रह गई हैं और आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है। एक वजह तो साहब ज़ाहिर सुहेल वड़ाइच साहब को भी अंदाजा है कि जब पीटीआई को नहीं आने दिया गया और पीटीआई ने एक-एक सीट पर 6-6 8-8 उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, इस वजह से कि एक को गिरफ्तार किया जाए तो दूसरे को तो तीसरा, साहब ज़ाहिर आज़ाद उम्मीदवारों का मेला तो भारत लग रहा था। बाजवा डॉक्ट्राइन में कहा जाता था कि 1985 से जो गैर जमाती, गैर नजरियाती लोगों का कल्चर पैदा हुआ है, उसे खत्म करना है। 2024 के इंतखाबात से लग रहा है कि वही गैर जमाती और आज़ाद उम्मीदवारों का कल्चर बहाल हो जाएगा। ये लोग न जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, ना ही उनके कोई नजरियात होंगे। ये तरक्याती फंड्स के लिए हर सियासी और इखलाकी असूल पामाल करने को तैयार होंगे। अच्छा, ये बात अब समझ आई है। जब पीटीआई कह रही थी कि जनाब ये तो बिक जाएंगे, नून लीग की तरफ चले जाएंगे, उस वक्त खामोशी थी। लेकिन अब जब उनसे कहा गया कि ये नून लीग के भी नहीं रहेंगे, ये आगे भी फिर मजीद बिक सकते हैं, तो फिर ख्याल आ गया, ओहो ये तो आजाद उम्मीदवारों का कल्चर है। खैर, आगे लिखते हैं, ये सूरत हाल जो पैदा हुई नजर आ रही है उसके पीछे हमारी रियासत की नित नई बदलती हिकमत अमली है। जब नवाज शरीफ ने लंदन से आना था तो रियासती हिकमत अमली ये नजर आ रही थी कि सारा इक़्तिदार और इख्तियार बाऊजी की झोली में डाल देना है। इस हद तक कहा गया कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार नहीं देना और बाकी सारी रियासती अंडे भी बाऊजी की टोकरी में डाल देने। कुछ हफ्तों बाद सोच में फिर तब्दीली आई। जी, पीपल्स पार्टी को सिंध में दबाने की हिकमत अमली बदल गई और कहा जाने लगा कि स्प्लिट मैंडेट आएगा। वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी बनेंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम और सदर जो बनेंगे आसिफ जरदारी होंगे। अंदाजा ये लगाया गया कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी
और 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी लेगी। यूं उनकी मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी, यानी 70 से 50, 120 से 140 नशिस्तें ये ले ली जाएंगी। फिर भी 120 नशिस्तें और 140 से 120 नशिस्तें तो रहेंगी जो साहब आजाद होंगे। अच्छा जी, यूं उनकी मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। फिर यकायक नई हिकमत अमली सामने आई कि तहरीक इंसाफ को आजादाना मौका मिला तो वो इंतखाबात स्वीप कर जाएंगी, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए। इस कोशिश को चीफ जस्टिस काजी फाइज सजन ने कामयाब नहीं होने दिया, मतलब पत्थर पर लकीर 8 फरवरी को जो उन्होंने कहा। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक अहम साइफर मुकदमे में इमरान खान को बरी कर दिया, बरी नहीं किया, सिर्फ जमानत ली थी, लेकिन वो बरीयत के बराबर है, बरी कर दिया। साथ ही साथ पिशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ दिया तो रियासत और अदलिया में मुकम्मल ठन गई। ऐसी तजावीज तक सामने आने लगी कि जजों को फारिग कैसे किया जाए, मगर फिर अदलिया और रियासत में दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया तो फिर से हिकमत अमली में तब्दीली नजर आना शुरू हो गई। मतलब ये जजों को जो निकाला गया है ये भी दरमियानी रास्ता है, 2 जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं, फिर से हिकमत में अमली तब्दील नजर आनी शुरू होगी। अब दोबारा से जहांगीर तरीन और अलीम खान की आईपीपी की अहमियत बढ़ गई है। पहले सिर्फ नून और बाऊजी को सब कुछ देने की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि ताकत का तवाजुन आजाद उम्मीदवारों के हक में आ रहा है। रियासत के एहलकार खुश हैं कि अगर आजाद उम्मीदवार ज्यादा तादाद में जीत कर सामने आ गए तो उन्हें हैंडल करना आसान होगा। ताज़ा तरीन तब्दीली जो हिकमत अमली में आ रही है ये है कि इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि अब सोच ये है कि नून को भी इतना ताकतवर नहीं करना कि वो कल को रियासत के खिलाफ खड़ी हो सके। दूसरी तरफ नून लीग की हिकमत अमली शुरू ही से ये थी कि इंतजामिया उनकी मर्जी की हो और वो वक्त आने पर उनकी भी मदद करे। अभी तक नून को अपनी मर्जी की इंतजामिया का फायदा हो रहा है, हालांकि रियासत की हिकमत अमली अब नून की अंधाधुन हिमायत नजर नहीं आ रही, ये उनका ख्याल है भारत, लेकिन सब देख सब रहे हैं। अब अगर रियासत की बदलती हिकमत अमलियों का नाकिदाना जायजा लिया जाए तो साफ नजर आ रहा है कि सियासी अहदाफ में मुकम्मल कंफ्यूजन है। कभी कुछ अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं और कभी कुछ। जाहिर है कि इस तरह की बदलती हिकमत अमलियों में किसी भी वाज़ेह प्लान पे अमल दरामद मुमकिन नहीं रहा, नहीं रहता। मतलब बैलेंस अब भी तब्दील कर दिया अडियाला जेल के कैदी ने। अजी इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात अलबत्ता तय है कि इलेक्शन जैसा भी हो बहरहाल तब्दीलियां जरूर लाता है। फर्ज कर लें कि अगर बाकी आजादों का मेला लग गया और हम फिर 1985 के गैर जमाती इंतखाबात वाली सूरत हाल में पहुंच गए तो हमने कई दाइयों का जो सियासी सफर किया है क्या वो रायगा नहीं जाएगा। ये दुरुस्त है कि हमारे अहले सियासत में खामियां कम होती हैं, खामियां हैं किसी मुल्क के सियासतदानों में, ये खामियां कम होती हैं किसी मुल्क में ज्यादा, लेकिन सियासत करना और मुल्क चलाना बहरहाल इन्हीं का मनसब है। जिस तरह एक बेहतरीन इंजीनियर से किसी मरीज का ऑपरेशन करवाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल इसके लिए बदतरीन डॉक्टर भी दस्तयाब हो तो उसी से रुजू करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह सियासत सियासतदानों के अलावा किसी और के हवाले नहीं की जा सकती। सियासी जमात बरसों बल्कि दहाइयों में बनती हैं, उनमें अवाम की ख्वाहिश की सरमायाकारी होती है। ये भी दूसरे मोहतरम इदारों की तरह बड़ी मोहतरम होनी चाहिए। आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लगेगा तो ये सियासी जमातों, सियासतदानों और सियासत सबके लिए बुरा शगुन होगा। सियासत कमजोर होगी तो मुल्क की सिविल सोसाइटी और बिलाखिर रियासत कमजोर होगी। अब इन्हें पता चला कि जो पहले पीटीआई के साथ हो रहा था वो ठीक हो रहा था जी, कोई मसला नहीं था। अब तो बिलावल कहते हैं ना जी कि खवातीन को कैद कर दिया। भाई आपके होते हुए कैद किया गया था, आप उस वक्त वजीर खारजा थे और आप तक आज तक बोले नहीं। 16 महीने आपकी हुकूमत रही है, बदतरीन तशद्दुद होता रहा है, आपने कभी आवाज नहीं उठाई। अब आपको याद आ गया, ओहो वजह क्या है कि आगे नजर आ रहा है कि जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है वो कल को नून लीग के साथ भी होगा और पीपल्स पार्टी को भी के साथ भी होगा। बहरहाल सुहेल बड़ाई साहब लिखते हैं, सियासत के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से मेरी ये राय है कि रियासत ने ना सिर्फ अपने इस्तेहकाम के अहम तरीन अंसर सियासत को हमेशा नजरअंदाज किया है बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचाया है। अब नुकसान पहुंचाया है। जब तक सियासत और सियासी जमातें मजबूत नहीं होंगी रियासत भी मजबूत नहीं होगी। दूसरी तरफ अहले सियासत को भी अपनी मुआशी मामलात के बारे में अहलियत बढ़ाना होगी। सियासी जमातों के अंदर डॉक्टरों, इंजीनियरों, माहिरीन मुइशत और दूसरे प्रोफेशनल्स को लाना होगा ताकि जब भी किसी सियासी जमात को इक़्तिदार में आने का मौका मिले वो इस काबिल तो हो कि मुल्क को मुनज़्ज़म और ऐसा तरीके से चला सके। मेरा ख्याल है कि हम जिन बहरानों का शिकार हैं उसके बाद रियासत को सोचना चाहिए कि देर पा हल क्या है, आज़ाद उम्मीदवारों के नए सिरे से
असेंबली बनाकर क्या सियासत बेहतर हो जाएगी? हरगिज नहीं होगा। क्या बस रियासत का कंट्रोल बढ़ जाएगा? रियासत के पास पहले ही बहुत कुछ है, इसे ही कंट्रोल कर ले तो काफी है। सियासत को कंट्रोल करने का ख्याल ही सिरे से गलत, गैर आईनी, गैर जमहूरी और सबसे बढ़कर रियासत के वजूद के लिए खतरनाक है। काश बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी जाएगी। जी, ये है कि जब अपने पांव जले हैं तो फिर ख्याल हुआ है कि ये गलत हो रहा था, पीटीआई के साथ गलत हो रहा था, इससे तो जनाब मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, और ये मुल्क को नुकसान अब तक सारे मिलकर पहुंचाते रहे हैं। बहरहाल, ये अहम कालम था। मैंने कहा जी मैं आप तक बहुत ही कम तबसरे के साथ आपको पहुंचा दूं, और मैंने पहुंचा दिया। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।